बहुत समय पहले की बात है। देवपुरी नाम का एक बहुत ही पुराना गांव हुआ करता था। उस गांव में आलोक नाम का एक सीधा साधा मेहनती कारीगर अपनी पत्नी अनीता और एक 10 साल के बेटे नील के साथ रहता था। आलोक का हाथ हुनरमंद था। वह लकड़ी पर इतनी खूबसूरती से नक्काशी करता था कि देखने वाले मुग्ध हो जाते थे। पर इस कला से गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। इसीलिए वह एक सेठ के वहां काम करके अपना गुजारा चलाता और जब भी मौका मिलता कारीगरी का काम करता। एक शाम जब देवपुरी के बाजार में हल्की सी चहलकदमी थी, आलोक अपनी लकड़ी की नक्काशी का सामान बेचने की कोशिश कर रहा था। उसकी छोटी सी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं था। तभी एक धनी व्यापारी मोहनलाल अपनी बड़ी गाड़ी से उतरे और आलोक की दुकान के सामने रुक गए। तुम्हारा काम बहुत अच्छा है आलोक, लेकिन आजकल कौन हस्तकला खरीदता है? लोग मशीन से बने सस्ते सामान पसंद करते हैं। आप सही कहते हैं सेठ जी। आजकल मेरा काम मंदा चल रहा है। घर का गुजारा मुश्किल से हो रहा है। देखो, मेरे पास एक गोदाम है जिसमें कुछ पुरानी लकड़ियां पड़ी है। अगर तुम उन्हें सही से नक्काशी करके तैयार कर सको तो मैं तुम्हें बाजार के भाव से कुछ अधिक पैसे दे सकता हूँ। हाँ सेठ जी, मैं जरूर करूंगा। मैं अपना सबसे अच्छा काम करके दूंगा। मोहनलाल इतना कहकर चले गए। शाम को आलोक मोहनलाल के घर जाता है और कुछ नाकाशी बना देता है। सेठ उसे कुछ पैसे देता है और आलोक खुशी खुशी घर लौट जाता है। बरसात का मौसम सिर पर था। आप तो जानते ही हो जी, पिछली बार बरसात के दिन कितने मुश्किल से कटे थे। घर की छत जगह जगह से टूट चुकी है। अगर आपने इस बार भी कोई इंतजाम नहीं किया तो पहले जैसा हाल हो जाएगा। बारिश का सारा पानी घर में आएगा। तुम सही कहती हो अनीता। पिछली बार की बरसात ने हमें बहुत परेशान किया था। इस बार कैसे भी करके छत की मरम्मत जरूर करवानी होगी। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे जी? आपकी नक्काशी का काम भी तो नहीं चल रहा है। मैं सेठ बालकिशन के पास जा रहा हूं। वह मेरी मदद जरूर करेंगे। अगर सेठ जी ने पैसे दे दिए तो मैं कल ही छत की मरम्मत करवा दूंगा। इतना कहकर आलोक सेठ बालकिशन के घर चला जाता है। सेठ बालकिशन अपने गोदाम में कुछ मजदूरों को तेजी से काम करने का आदेश दे रहे थे। अरे भाइयों, जल्दी करो, जल्दी करो। कुछ ही दिनों में बारिश होने वाली है। तब तक तुम लोगों को यह सारा माल गोदाम के अंदर रखवाना है, नहीं तो सारा माल पानी में भीग जाएगा। वैसे भी आजकल हमारा व्यापार घाटे में चल रहा है। मैं और रिस्क नहीं ले सकता। जल्दी करो, जल्दी करो, बहुत काम बचा है। अरे आलोक, बोलो क्या बात है? आज तुम काम पर इतने देर से आए हो? आज तुम्हें काम नहीं करना है क्या? नहीं देख रहे हो कितना काम बाकी है? मालिक, आप तो जानते हो इस समय घर में एक भी पैसा नहीं है। बरसात शुरू हो गई है। घर की छत जगह जगह से टूट रही है और अगर मैंने छत की मरम्मत नहीं करवाई तो बारिश का सारा पानी घर में आएगा। पिछली बरसात में मैंने अपने घर का सामान अपने पड़ोसी के घर में रख दिया था, लेकिन उसने इस बार सामान रखने से भी मना कर दिया। अगर इस बार छत की मरम्मत नहीं करवाई तो बारिश के कारण घर का सारा सामान खराब हो जाएगा। मालिक, मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए। अगले महीने की तनख्वाह से काट लेना। आलोक, तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना, मैंने कभी तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं किया। लेकिन तुम यह भी जानते हो कि हमारा व्यापार दिन ब दिन घाटे में जा रहा है। इस व्यापार की वजह से मुझे बहुत नुकसान हो गया है, इसलिए मुझे यह बंद करना होगा। तुम भी अपने लिए कहीं और काम की तलाश कर लो। सेठ जी, सेठ जी, लेकिन ऐसे में मुझे कहाँ काम मिलेगा? मैं तो आपसे बस थोड़े से पैसे उधार लेने आया था, लेकिन आपने तो मुझसे मेरा रोजगार ही छीन लिया। आलोक, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूं भाई, लेकिन मैं भी मजबूर हूं। जब धंधा ही चौपट हो गया तो मैं भी तुम्हें पैसे कहां से दूंगा? आलोक, मुझे भी तुम्हारी तरह अपने परिवार की चिंता है। मुझे भी कोई दूसरा काम देखना होगा घर के गुजारे के लिए। बेचारा आलोक दुखी होकर
अपने घर लौट जाता है। अनीता, सेठ बालकिशन ने पैसे देने से मना कर दिया। इस बरसात में उनका भी हाल हमारी ही तरह है। मालिक ने व्यापार बंद कर दिया है, इसीलिए मुझे भी काम से निकाल दिया गया है। अब मुझे कोई और काम तलाश करना होगा, और नक्काशी से भी कुछ पैसे नहीं आ रहे। कोई नक्काशी का काम कराना ही नहीं चाहता। सब कहते हैं मशीन से काम अच्छा और जल्दी हो जाता है। अब मैं क्या करूं, कहां से पैसे लाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो बहुत बुरी खबर है जी। ऐसी बरसात में कहाँ काम मिलेगा। अनीता, तुम परेशान मत हो, मैं कल ही जाकर कोई काम ढूंढ लूंगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम छत की मरम्मत जरूर करवा लेंगे। अगले दिन पूरे देवपुरी गांव में जोरों की गर्जन के साथ भारी वर्षा होने लगती है। आलोक के घर की छत टूटी होने के कारण पानी टपकने लगता है। यह देखकर अनीता और आलोक काफी परेशान हो जाते हैं। भाग्यवान, मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहीं बारिश के कारण हमारी छत टूट ना जाए। अगर इसी तरह रोज बारिश होती रही तो हम इस घर में कैसे रह पाएंगे। मुझे जल्दी कुछ ना कुछ करना ही होगा। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये देखो, हमारी छत से कितना पानी टपक रहा है। ऐसे तो हमारे घर का सारा सामान खराब हो जाएगा। ठीक है भाग्यवान, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। लेकिन बाहर जोरों से बारिश हो रही है। ऐसे में आप कहाँ जाओगे? मैं क्या करूं भाग्यवान, और कुछ कर भी नहीं सकता। मुझे जाना ही होगा, नहीं तो हमारा सारा सामान खराब हो जाएगा। ठीक है जी, आप जैसा कहो, लेकिन आप ध्यान से जाइएगा। बाहर बहुत जोरों की बिजली भी कड़क रही है। फिर आलोक भारी वर्षा में छाता लेकर काम की तलाश में बाजार की ओर निकल जाता है। बाजार में एक छोटा सा चाय का ठेला लगाए मदन अपनी दुकान पर बैठा ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। अरे आलोक भाई, इतनी बारिश में कहाँ? आओ चाय पी लो। आलोक मदन को अपनी समस्या बताता है। माफ करना भाई, मैं तुम्हें क्या काम दे सकता हूँ? मेरा तो खुद का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। अरे भाइयों, आप लोगों ने सुना? आज अखबार में आया है कि इस बार बहुत जोरों की बारिश होगी, लगभग 1 महीने तक लगातार, और बाढ़ आने का खतरा भी है। अरे भाई, यह कैसी बात कर रहे हो? ईश्वर न करे ऐसा हो। अगर 1 महीने तक लगातार बारिश होगी तो किसान और गरीब लोग कैसे जिएंगे? बारिश की वजह से सारी फसलें मर जाएंगी और गरीब लोग का कारोबार भी बंद हो जाएगा। अरे आलोक भाई, अखबार में लिखा है, मैं तो बस वही बता रहा हूँ। अरे आलोक भाई, तुम चिंता क्यों करते हो? अखबार वाले तो कुछ भी उल्टा सीधा छाप देते हैं जिससे अखबार ज़्यादा बिके। मैं तो तुम्हें लिख कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और होगा वही जो ईश्वर चाहते हैं। पिछली बार अखबार में छपा था कि इस बार बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। पिछली बार कितनी बारिश हुई थी। अरे मेरी तो दुकान भी डूबने लगी थी, इसलिए अखबार में छपी बातों पर ध्यान मत दिया करो। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। हमें अखबार की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, हमें होशियार रहना चाहिए ताकि अगर कुछ समस्या आए तो हम तैयार रहें। आलोक को उन दोनों आदमियों की बात अजीब लगती है, इसलिए वह वहां से उठकर अपने घर चला जाता है। अनीता, मैंने हर जगह काम तलाश किया, लेकिन कहीं भी मुझे काम नहीं मिला। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? क्या आप यह क्या कह रहे हो जी? अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है, और सुबह से नील की तबीयत भी बहुत खराब हो रही है। उसका सारा शरीर गर्म हो रहा है। मुझे लगता है उसे बुखार है। तुम उसके लिए दवाई ले आओ। लेकिन अनीता, मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं है, फिर मैं नील के लिए दवाई कहां से लाऊं? जी, अगर नील को इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत और भी बिगड़ सकती है। तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। लेकिन अनीता, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, ऐसे में नील के लिए दवाई कहां से लाऊं? हाँ, हम एक काम कर सकते हैं। चलो हम कबीर के घर चलते हैं। वह मेरा बचपन का दोस्त है, वह मेरी मदद जरूर करेगा। फिर दोनों तुरंत ही भारी वर्षा के बीच में ही छाता लेकर कबीर के घर जाते हैं। कबीर, अरे ओ भाई कबीर, दरवाजा खोलो भाई, घर पर हो कि नहीं? अरे इतनी रात में कौन है भाई? रुको, आता हूँ। अरे भाई आलोक, तुम लोग यहाँ इतनी रात को इस भारी वर्षा के बीच यहाँ क्या कर रहे हो?
कोई समस्या हो तो बताओ। कबीर भाई, मेरा बेटा नील बहुत बीमार है। अगर उसे जल्दी से कोई इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाएगी। तुम मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा भाई। आलोक, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं भाई, लेकिन देखो मेरे हालात भी कोई अच्छे नहीं हैं। घर के बहुत खर्चे हैं, बच्चों के भी खर्चे हैं, और कमाई उतनी है नहीं जितने खर्चे हैं। इसलिए देखो भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना आलोक। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं तुम्हारी इस परेशानी में मदद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन भाई क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। कबीर भाई, यह केवल पैसों की बात नहीं है भाई, यह मेरे बेटे के जीवन का सवाल है। तुम वाकई में मेरी इस गंभीर स्थिति में मदद नहीं कर सकते क्या? मेरे बेटे की जिंदगी तुम्हारी दया और सहायता के लायक नहीं? अरे भाई आलोक, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरे खुद के हालात इस समय सही नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इतना कहकर कबीर अपने घर के अंदर चला जाता है। दोनों पति पत्नी यह सुनकर और भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। कौन था जो दरवाजे पर इतनी जोर जोर से किवाड़ पीट रहा था? अरे संगीता, वह मेरा भिखारी दोस्त आलोक था। उसका बेटा नील बहुत ही ज्यादा बीमार है। उसके इलाज के लिए उधार पैसे मांगने आया था। मैंने साफ मना कर दिया उधार पैसे देने के लिए। लेकिन आलोक तो आपका बहुत ही अच्छा दोस्त है ना जी। उसने आपकी मुश्किल वक्त में बहुत बार मदद की है, फिर आपने उन्हें पैसे देने से क्यों मना कर दिया? अरे मैं कोई दानवीर नहीं हूं जो किसी की भी मदद करता फिरूं। और रही बात दोस्ती की, दोस्ती केवल मैं तब तक रखता हूं जब तक मुझे सामने वाले से फायदा होता है। चलो मानो मैंने उसे पैसे उधार दे दिए, लेकिन वो मेरा पैसा लौटाएगा कैसे? अब तो उसकी नौकरी भी चली गई है। मुझे लगता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईश्वर ना करे उसके बेटे को कुछ हो जाए। अरे तो मैं क्या करूं? मैंने सबका ठेका ले रखा है क्या? अगर हो गया तो हो जाने दो। वो जाने और उसकी पत्नी जाने। अरे मेरे अलावा और भी बहुत लोग हैं, कोई ना कोई उसकी मदद जरूर ही कर देगा। ईश्वर से डरिए जी, मुसीबत आते देर नहीं लगती है। कहीं ऐसा ना हो आपका यह घमंड आपको ले डूबे। अरे ये सब फालतू की बातें हैं, तुम इन बातों पर ध्यान मत दिया करो। वैसे भी ये कोई घमंड वाली बात नहीं है। अरे भाई मेरा पैसा है, मैं किसी को दूं या नहीं दूं मेरी मर्जी। उधर आलोक परेशान और बेबस था। उसने सभी चाहने वालों से पैसे उधार मांगे, लेकिन किसी ने भी उसे पैसे नहीं दिए। लोगों ने अलग अलग बहाने बनाकर उसकी मदद करने से मना कर दिया। कुछ ने कहा वह खुद भी परेशान है, कुछ ने कहा उनके पास पैसे नहीं है। उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वह सोचने लगा, क्या वास्तव में उसके लिए कोई नहीं है जो उसकी मदद कर सके? माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है माँ। ठंड से मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। आप कुछ करते क्यों नहीं जी? कहीं मेरे नील को कुछ हो ना जाए। अरे मरता है तो मर जाने दो, इसे भी पता चले कि यह गरीब बाप के घर में पैदा हुआ है। मैं थक चुका हूं लोगों से पैसे उधार मांग मांग कर। कोई पैसे देने को तैयार ही नहीं है। जबरदस्ती छीन के तो नहीं ला सकता ना। ऐसा मत कहिए जी। आप एक बार गांव के मंदिर के पुजारी पंडित हरीश के पास जाओ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। पंडित जी से कहना हमारा बच्चा बीमार है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है। आलोक तुरंत घबराहट में घर से निकलता है और पंडित हरीश के घर पहुंच जाता है। पंडित जी, मेरा बच्चा नील बहुत बीमार है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है, लेकिन मेरे पास एक भी पैसे नहीं है जिससे मैं अपने बेटे का इलाज करवा सकूं। मैंने यार दोस्त रिश्तेदार सभी से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। अब एक आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। आलोक, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ मेरे भाई। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यह जड़ी बूटियां दे सकती हूँ। इन जड़ी बूटियों से तुम अपने बेटे का काढ़ा बनाकर पिलाओ। ईश्वर की कृपा से वह ठीक हो जाएगा। ये थोड़े से पैसे हैं, इनसे तुम कुछ जरूरी सामान ले लेना। बुरे वक्त में कोई भी किसी की मदद नहीं करता है। यार दोस्त रिश्तेदार केवल उसी वक्त तक साथ रहते हैं जब तक इंसान के पास पैसे होते हैं। गरीबी में सब मुंह मोड़ लेते हैं। कोई बात नहीं पंडित जी, जब अपनों ने ही
मदद नहीं की तो फिर आपसे क्या क्या नाराजगी। अब तो ईश्वर की जो मर्जी है वही होगा। इतना कहकर आलोक दुखी होकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है और मन ही मन में सोचने लगता है, आज लोगों ने साबित कर ही दिया कि कोई भी किसी का अपना नहीं होता है। बुरे वक्त में तो कोई भी किसी का साथ नहीं देता है। आलोक ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सर के ऊपर वाले पेड़ पर जोरों की गर्जन के साथ बिजली गिरती है और उस पेड़ का एक शाखा टूटकर आलोक के सर पर गिर पड़ता है और आलोक वहीं सर पर चोट लगने के कारण बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। तभी उसी रास्ते पर एक अजनबी यात्री विशाल अपनी गाड़ी लेकर आ रहा होता है कि तभी उसकी नजर जमीन पर लेटे हुए आलोक पर पड़ती है। अरे भाई, कौन हो तुम और बीच रास्ते पर क्यों लेटे हुए हो? हट जाओ रास्ते से, मुझे देर हो रही है। लेकिन बदले में उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता है। तब विशाल आलोक के पास जाकर देखता है, अरे ये तो बेहोश है, इसकी हालत तो बहुत गंभीर लग रही है। मुझे इसे यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहिए, यह बेसहारा और कमजोर है। फिर विशाल आलोक को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने पास के एक चिकित्सालय में ले जाता है। वहाँ आलोक का इलाज होता है। कुछ ही देर में आलोक को होश आ जाता है। मैं कहाँ हूँ? मैं तो अपने घर जा रहा था, फिर यहाँ कैसे आया? मुझे जल्दी से अपने घर जाना होगा। तुम रास्ते पर बेहोश पड़े थे, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ ले आया। तुम्हारा अभी अपने घर जाना ठीक नहीं रहेगा। पहले तुम्हें आराम करने की सख्त जरूरत है, उसके बाद अपने घर चले जाना। आपने मेरी मदद क्यों की? आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी आपने मेरी मदद की, मुझे यहाँ ले आए और मेरे इतने अच्छे से ख्याल रखा। देखो छोटे भाई, जीवन में बस खुद की मदद करना ही काफी नहीं होता है, बल्कि हम सब एक दूसरे की मदद के लिए हैं। जब कोई इंसान परेशान हो तो हमारा फर्ज बनता है कि उसकी मदद करें। हो सकता है कि तुमने अब तक कई लोगों के बुरे पहलू ही देखे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि अच्छाई भी इसी दुनिया का हिस्सा है। वैसे तुम बेहोश कैसे हो गए थे? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी हालत कुछ अच्छी नहीं है। जी, मेरा बेटा बहुत बीमार है। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है जिससे मैं उसका इलाज करवा सकूं। मैंने सभी से अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे उधार मांगे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं आखिरी उम्मीद लेकर पंडित जी के पास गया था। उन्होंने जड़ी बूटियां दी और कुछ सिक्के। मैं झड्डी बूटियां लेकर घर जा रहा था। तेज बारिश भी हो रही थी। तभी मेरे सर के ऊपर वाले पेड़ पर अचानक बिजली गिरी और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब आंख खुली तो आप मेरे सामने हो। अरे छोटे भाई, तुम तो बहुत मुसीबत में लगते हो। अब तो तुम्हारे बेटे की हालत बहुत खराब हो गई होगी। एक काम करो, जल्दी से अपने घर जाओ और अपने बेटे का इलाज करवाओ। विशाल, जो कि एक सफल व्यापारी था और समाज सेवा में भी विश्वास रखता था, ने आलोक को बहुत सारे पैसे दिए। इन पैसों से तुम अपने बेटे का इलाज और अपनी छत को बनवा लेना और बचे हुए पैसों से कोई कारोबार कर लेना। जब कभी तुम्हारे पास पैसे हो जाए, मुझे आकर लौटा देना। आपका धन्यवाद बड़े भैया। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। मैंने देवी देवताओं का नाम तो सुना जरूर है, लेकिन कभी देखा नहीं था, और आज मैंने देख लिया। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे ये कोई बड़ा काम नहीं है छोटे भाई। अच्छा, अब तुम जल्दी घर जाओ और अपने बेटे को डॉक्टर को दिखाओ। आलोक जल्दी से अपने घर जाता है। फिर आलोक अपने बेटे नील को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और कुछ ही दिनों में उसका बेटा नील ठीक हो जाता है। आपने मुझे बताया नहीं कि आप पैसे कहाँ से लाए थे? अनीता, यह पैसे मुझे एक अजनबी आदमी ने दिए थे। मैं तो उसे जानता भी नहीं कि वह कौन था, लेकिन मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं था। मैंने उससे उसका नाम पूछा, लेकिन उसने मुझे नाम बताने से साफ इनकार कर दिया। मैं उसे जंगल में बेहोशी की हालत में मिला था। उसने मुझे कहा था कि कुछ पैसों से अपने बच्चे का इलाज करवा लेना और बचे हुए पैसों से कारोबार कर लेना। आप सही कहते हो, वो आदमी किसी भगवान से कम नहीं था। अनीता, अभी मेरे पास बहुत पैसे बचे हुए हैं। मैं सोच रहा हूं कि इन पैसों से कोई काम शुरू कर लेता हूं, लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या काम शुरू करूं। मैं तो कहती हूँ हम एक छोटी सी कपाडीडो की दुकान खोल लेते हैं। तुम अपने हाथों से कपड़े बनाओगे और मैं उन्हें बाजार ले जाकर बेचूंगी। अगले दिन से दोनों कपड़ेरों का व्यापार शुरू कर देते हैं। आलोक अपने हाथों से सुंदर कपड़े बनाता
और अनीता उन कपड़ों को बाजार में बेच दिया करती। धीरे धीरे करके आलोक का व्यापार बहुत ही बड़ा हो जाता है और वह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है। उसके ग्राहक चारों ओर फैले हुए थे। जमा किए हुए पैसों से आलोक एक अच्छा घर भी खरीद लेता है। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब आलोक घर पर होता है तो उसका दोस्त कबीर आता है। आलोक, तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब है भाई। घर में एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं उसकी दवाई ला सकूं। तुम ही हो जो इस मुसीबत में मेरी मदद कर सकते हो। कबीर भाई, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी पैसे दे देता हूं। आलोक कबीर को पैसे दे देता है। कबीर ने सोचा था कि जैसे मैंने उसे पैसे उधार नहीं दिए थे, आलोक भी मुझे पैसे उधार नहीं देगा। लेकिन आलोक ऐसा नहीं था। आलोक सभी की मदद करता था। यह सब देखकर कबीर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह आलोक से कहता है, आज मुझे सच्ची दोस्ती की ताकत का एहसास हुआ मेरे भाई। जब तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, मैंने तुम्हारे सामने अपने पैसे का दिखावा किया और तुम्हारे हालात का मजाक बनाया। मेरे घमंड और अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था कि मैंने तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया। लेकिन अब समय ने मुझे एक बड़ा सबक सिखाया है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। कृपया मुझे माफ कर दो आलोक। अरे भाई कबीर, इसमें माफी की कोई बात नहीं है भाई। मैंने जो किया यह तो मेरा फर्ज था। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं तुम्हें दिल से माफ करता हूं। अब तुम जल्दी जाओ और ख्याल रखो। कबीर अपने घर चला जाता है। फिर आलोक अपनी पत्नी से कहता है, हमारे पास तो जमा पूंजी अच्छी खासी हो गई है और हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। ऊपर वाले की दुआ से सब बढ़िया है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं उस भले आदमी को उधार पैसे दे आऊं। आप सही सोच रहे हो जी। उस भले आदमी ने इतने कठिन समय में हमारी मदद की थी। उसी की वजह से तो आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अब तुम उसके पैसे लौटाओ। आलोक उस भले आदमी के पैसे वापस करने के लिए निकल जाता है। जब आलोक उस चिकित्सालय पहुंचता है जहां उसे भर्ती कराया गया था, तो उसे वह भला आदमी नहीं मिलता है। उसे एक दूसरा आदमी मिलता है जो वहां का नया प्रबंधक था। अरे भाई, यहाँ पर पहले एक आदमी रहता था, मुझे उसी से मिलना है। कौन आदमी? नाम क्या है उसका? उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो थोड़ा हंसमुख और दयालु स्वभाव का आदमी था। अरे भाई, यहाँ ऐसा कोई आदमी नहीं रहता है। पिछले 5 साल से तो मैं ही यहाँ प्रबंधक हूँ। यहाँ कोई अजनबी व्यक्ति किसी को भर्ती कराकर पैसे नहीं देता। अरे नहीं नहीं भैया, मुझे पूरा याद है। वो आदमी मुझे यहीं लेकर आया था। मैं यहाँ लगभग 5 घंटे रुका था। अरे क्यों फिजूल की बातें करके मेरा समय खराब कर रहे हो? मैं कितनी बार बताऊं कि यहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं रहता है। अब यहाँ से तुम जाओ और मुझे काम करने दो। आलोक दुविधा में पड़ गया और वापस घर लौट आया। क्या आप पूरी यकीन के साथ कह सकते हो वो भला आदमी तुम्हें उसी चिकित्सालय में लेकर गया था? अरे हाँ, मुझे पूरी तरह से यकीन है। उस जगह की पहचान मेरे दिमाग में गहरी बैठी हुई है। वो मुझे उसी जगह ले गया था और मैं वहां करीब 5 घंटे तक रुका था। लेकिन आज जब मैं उस चिकित्सालय में जाकर उस आदमी को खोजने लगा तो मुझे एक अलग ही व्यक्ति मिला। उसने बहुत ही जोर देकर कहा कि वह उस चिकित्सालय में लगभग 5 साल से रह रहा है और उसके अलावा वहां कोई नहीं रहता है। जी, मुझे लगता है कि ईश्वर ने हमारी मदद एक रहस्यमय तरीके से की है। तुम्हारी ईमानदारी और अच्छाई की वजह से ही हमें वह मदद मिली थी।